हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल पर एएससी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और ये आपका लक्ष्मी कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर हाट में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों बैच चल रही है। और आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है जो कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पे चर्चा होगी। विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसमें देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अपना अपना एक अध्ययन किए हुए हैं जो कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जो जैसा कि एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से विकास की अवधारणा एवं अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। क्या दिया है? अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसके अंतर्गत बालकों को विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि के बारे में बताया गया है। बालकों में होने वाले वृद्धि एवं विकास इस अध्याय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत बालकों का मानसिक, सामुदायिक, भाषाई एवं सामाजिक विकास होते हैं। विकास की कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा है। इसमें दिया हुआ विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास, चूंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं ये विकास किसके विकास के बारे में पढ़ा रहे हैं? बच्चों के विकास के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे का विकास स्टार्ट होता कहां से है? यहां दिया हुआ है प्रसव पूर्व। क्या दिया हुआ है? प्रसव पूर्व की चर्चा किया गया है। मतलब गर्भ अवस्था से पूरे जीवन, जब तक हम जन्म लेकर के जिंदा रहते हैं, बड़े होते हैं, फिर किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है और एंड देन हम एक दिन मर जाते हैं। यानी कि जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कुछ न कुछ क्या होती है? विकास ही विकास होते रहती है। और चूंकि हम ये सीडीपी पढ़ा रहे हैं तो इसमें बच्चों के बारे में बात की है, तो बच्चों का विकास के बारे में, चूंकि एक अच्छे टीचर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का विकास किन किन एंगल से इंपॉर्टेंट होती है विकास होना। ठीक है, तो इसमें और जीवन, और सबसे बड़ी बात है इसमें चीज आपको समझना होगा कि विकास कभी ब्रेक नहीं होती है। विकास क्या नहीं होती है? कभी ब्रेक नहीं होती, कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर रूप से चलते ही रहती है, सतत प्रक्रिया है। विकास कैसा प्रक्रिया है? कंटिन्यूटी वाली बात है, एकदम डिसकंटिन्यूटी कहीं बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिन में विकास हुआ और रात में नहीं विकास हुआ। विकास एनी हो, हर पल होते रहती है। ठीक है, बालकों में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यता देखे जाते हैं। क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक। विकास कहने का मतलब है कि बच्चे का जब विकास होगी तो विकास किन किन एंगल से होगी। बच्चे का एक डायमेंशन, आयाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आयाम की बात करते हैं। तो उसमें आपको देखा जाता है कि सबसे पहले बच्चे का क्या चीज होगा? शारीरिक विकास होगा। पहले क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास जब हो जाती है तो उसके बाद उसका मानसिक विकास होती है। क्या होती है? मानसिक विकास होती है। और मानसिक विकास जब हो जाती है उसके बाद उसकी भाषाई विकास होती है। क्या होती है? भगवान मुंह दिया तो क्या बोलने के लिए किस तरह का भाषा, कौन सा लैंग्वेज, बहुत तरह का 22 भाषा इंडिया में है कि नहीं है, लेकिन मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो भाषाई विकास भी, भाषाई विकास जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अपनी समस्या को दूसरे तक बताने का एक प्रक्रिया, एक माध्यम है। ठीक है, तो भाषाई विकास भी इंपॉर्टेंट होती है। और भाषाई विकास जब हो जाती है तो उसके साथ साथ ही संवेगात्मक, इमोशनल विकास होती है। क्या होती है? इमोशनल विकास होती है। एंड देन क्रियात्मक विकास होती है, जो काम करके कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में खेल कूद करवाया जाता है, दौड़ करवाया जाता है, मतलब क्रियात्मक, यानी कि तरह तरह के डिफरेंट क्रिया करना, वर्क करना। ठीक है, उसमें दक्ष प्राप्त करना, उसका भी एक विकास का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में है कि सामाजिक विकास, कि समाज में किस तरह के नियम कानून हैं,
कैसे चलना चाहिए, ठीक है, और कौन सा नियम, समाज में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, जिसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करेंगे तभी आप जो है सो एक अच्छा क्या कहलाएंगे, बालक कहलाएंगे। तो बच्चे में इन तरह की विकास की बहुत ज्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है, तब जाकर के कहा जाता है कि बच्चे का अच्छा विकास हो रहा है। बात समझ रहे हैं? किसी किसी स्कूल में लिखा रहता है कि हमारे यहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब ही हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि बच्चे का फिजिकली, जो शारीरिक रूप से है, इसका भी विकास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, ठीक है। एंड देन भगवान मुंह दिया है तो बोलने का, भाषाई विकास होना चाहिए। और एक चमत्कार की बात है कि जब आप भाषाई विकास आपकी हो जाती है तो भाषाई विकास के साथ साथ संवेगात्मक, इमोशनल की भी विकास होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? इसमें आप एक सोच के देखिए कि अगर हम, चूंकि कोई भी समस्या को हम आप तक किसी माध्यम से ही बता पाएंगे, किसी भी माध्यम से ही बताएंगे, तो वो माध्यम कौन सी है? भाषाई है, लैंग्वेज की है। वो लैंग्वेज अगर दुखमय भरा अगर हो, तो आप अगर अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारी दुखमय वाली भाषा को आप अगर सुनते हैं तो आप कैसा फील करेंगे? बैड फील करेंगे, निगेटिव फील करेंगे, हतोत्साहित वाली बात, दुख भरी वाली बात फील करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा जैसे ही सीखते हैं, इमोशनल भी विकास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्रियात्मक होती है और सामाजिक होती है। यानी कि बच्चे का ये 4, 5, 6 डायमेंशन को देखा जाता है। किसी भी स्कूल में इतने तरह की विकास कैसे होगा, उस स्कूल का मैनेजमेंट, ठीक है, उस पर वर्क करता है और बच्चे को सारे क्षेत्र में विकास करने का, एक काम करने का प्रक्रिया रहता है, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि विकास का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब विकास को समझने के लिए उसका क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, कैसे आप समझिएगा, उसका लक्षण क्या होना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए ना, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि विकास होता क्या है। इसमें देखिए क्या दिया, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होते रहती है। और मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है, जो इस प्रकार है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। विकास किधर से किधर होती है? समान से विशिष्ट की ओर होती है, और सरल से जटिल की ओर होती है, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकीकृत से क्रियात्मक, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की अग्रसर होती है। प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करती है। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी फर्स्ट स्टेज पे आप आए, लेवल होता है ना, पहले जीरो लेवल होता है। जीरो लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी मेहनत किया जाता है। जब आप जीरो लेवल कंप्लीट कर जाते हैं तो अभी तो आप 1 लेवल पे पहुंचेंगे। बचपन में क्या होता है, बच्चे पहले नर्सरी में पढ़ता है। बच्चे कहाँ पढ़ता है? नर्सरी में। और नर्सरी में क्या होता है? खेल खेल में पढ़ाया जाता है। किताब कॉपी की कोई बात नहीं होती है, बस्ता बैग वगैरह की कोई बात नहीं होती है। उसको प्ले मतलब खेल खेल के माध्यम से उसको काउंटिंग सिखाते हैं, फ्रूट्स बताते हैं, प्लांट्स वगैरह के बारे में बताते हैं, मतलब एनिमल्स, फ्लावर्स, जितनी भी तरह की चीजें हैं, उसको कहीं ना कहीं मतलब गेम प्ले, एकदम गेम करके, इंटरेस्टिंग बना करके, रुचिकर बना करके उसको सिखाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और आप देखते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में बच्चे को पहले सहज तरीके से, नॉर्मल, कैसा? सहज तरीके से, नॉर्मल, उसको अंडरस्टैंड क्या होता है, वो जीरो लेवल, हल्का हल्का एकदम चीजें बताते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, उसके लेवल को हम इंक्रीज करते हैं। तो विकास हमेशा कैसा होता है? नॉर्मल से हाई होता है। जैसे कि हम बताए हैं, सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट। यानी कि पहले नॉर्मल होगा, फिर स्पेसिफिक जोन में घुसेंगे, ठीक है, जटिल की तरफ, और फिर एकीकृत से क्रियात्मक, यानी कि चीजों को मतलब बारी बारी से सब चीज को एक कर लेते हैं, एकीकृत करके, और फिर वो एक फंक्शन करेगा, करता है ना। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी मान लीजिए कि यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, एक सिस्टम है, इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं सो जुड़ी हुई है कि नहीं है, एकीकृत किया गया है। अब फिर जो है सो मतलब अभी इसको प्ले कर दिए हैं, ये फंक्शन काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो विकास कैसा होता है? एकीकृत से क्रियात्मक की ओर होते है, मतलब बारी बारी से चीजों को एक करना, और एक करके एकदम एटम बम को प्ले कर दिया, वो उड़ गया रॉकेट, ठीक है। मतलब चीजों को पहले एक करना होता है,
तब वो फंक्शन के लिए तैयार होता है। तो आपको लगता है ना कि बच्चे को जो 5 गो एक आयाम पढ़ाए हैं कि शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, क्रियात्मक और सामाजिक, इन तरह के विकास जो बच्चे के अंदर में होना चाहिए, निहित होना चाहिए, इसकी जरूरत है। ये सब चीज जब विकास हो जाएगा तो वो बड़ा होकर के क्या करेगा, अपने माइंड से सब चीज सोचेगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, उसको एक सेंस आ जाता है। तो हर क्षेत्र में उसको क्या होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट बहुत नीड होती है, जरूरत होती है। यस या नो? ठीक। देखिए, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक में वो तो एक एंगल था समझने का विकास का कैरेक्टर, कि विकास को समझेंगे कि विकास होता क्या है। तो एक और है, विकास क्या होता है, बहुआयाम, मल्टी डायमेंशनल होता है। आपको क्या बोले कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, आप सीटेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सीटेट के लिए आए यहाँ पे, और सीटेट में आप देखते हैं कि बहुत सारे पेपर होते हैं 1 to 5 में क्या सब होती है, मैथ होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, सीडीपी होती है, ईवीएस होती है, 5 गो पेपर है। यानी कि सीटेट भी पास करने के लिए कितने डायमेंशन को लिया है, 5 गो डायमेंशन लिया। बीपीएससी आप फिर टीआरई दीजिएगा, टीआरई 4 दीजिएगा, तो उसमें आप देखिएगा 40 नंबर में किन किन क्षेत्रों से पूछा जाता है, बाकी के 80 नंबर किन किन क्षेत्रों से पूछा जाता है। हर एंगल से आपको जांच परख करके लिया जाता है कि आप जो एक सरकारी टीचर बनेंगे, क्या आपके एक टीचर होने के सम्मानजनक एक शिक्षित आपका ब्रेन जो है सो उस तरह का शार्प है कि नहीं है। उन चीजों को आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके फंक्शन के रूप में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, जो बच्चे की मन की साइंस को समझ रहा हो, और जब तक टीचर जो है सो बच्चों के माइंड का, मन की बात वो पहले से उसका वैज्ञानिक नहीं समझेगा साइंस क्या है, तो वो एक अच्छा टीचर कैसे होगा, बच्चे को इंटरेक्शन कैसे कर पाएगा, इंटरेस्टिंग रूप से कैसे बता पाएगा। बात समझ रहे हैं? किसी मतलब कोई प्ले करके ही बताना चाहे तो उसको बताने के लिए भी क्या करना होगा, टीचर को पहले टैलेंटेड होना होगा, तब बच्चे को अपने माइंड के अंदर उसके समस्या हो गया, उसके इंटरेस्ट जोन हो गया, इन चीजों को जानने का कोशिश करता है, और फिर टीचर क्या करता है, एमकेओ बन करके उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है और वो आगे बढ़ते चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए बोलता है कि विकास जो है कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल चाहिए। एक औसतन 3 शब्द के वाक्य जो है सो मतलब लगभग 3 वर्ष के बच्चे जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। कितने साल के? मतलब जैसे कि राम आम खाता है, जैसे राम आम खाता है, ये हो गया ना? अरे बोलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन शब्द का एगो सेंटेंस हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये बोला जाता है कि मतलब विकास जो बच्चे का, चूंकि देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि थोड़ा बड़ा होने के बाद भी नहीं बोल पाता, नहीं बोलता है, तो फिर पड़ोसी बोलता है कि बच्चे में कोई किसी तरह का दिक्कत है, ऐसा बोला जाता है ना। तो इसीलिए जो आगे चल करके सीडीपी में हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि मंदबुद्धि बालक क्या होता है, तीव्र बालक क्या होता है, अति तीव्र बालक क्या होता है, प्रतिभाशाली क्या होता है। बात समझ रहे हैं? ये सब चीजें जब बताएंगे तो उसमें बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ाते हैं, जिससे समझ में आएगी कि बच्चे का कैटेगराइज कैसे किया जाता है, किन बच्चों को हम बहुत टैलेंटेड समझेंगे, किन बच्चों को बहुत हम नॉर्मल समझेंगे। तो देखा गया है कि जो बच्चे 3 साल के अंदर, जन्म लेने के बाद 3 साल जब पूर्ण जाता है, तो देखा गया है कि 3 शब्द का, यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, इस तरह का सेंटेंस वो क्या करता है, अपने जीवन में उपयोग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो 2 साल में ही 3 शब्दों के सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कर जाता है। तो बच्चे का परख जो है, उसके पेरेंट्स उसी समय से चयनित करने लगते हैं कि हमारे बच्चे किस लेवल तक जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो बच्चा 3 साल तक नहीं बोल पाएगा, 4था साल में नहीं बोल पाएगा, तो उसके गार्जियन सोचेंगे ना कि इस बच्चे का आईक्यू और या इसका विकास में कौन से डायमेंशन का कमी रह गई है, तो उनको किन क्षेत्रों में हम रुचि कर देंगे ताकि वो अपना जीवन सस्टेन कर पाए भविष्य में। होगा कि नहीं? और जब देखेंगे कि 2 साल में बच्चा जो है सो 3 शब्द का बात बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो वो बच्चे को हम नया रास्ता दिखाएंगे, नया उसको क्या करेंगे, सिचुएशन क्रिएट करके देंगे सामने, जिसको वो क्या करेगा, ध्वस्त करते हुए आगे निकलेगा। बात समझ रहे हैं? अरे फैसिलिटी भी तो चाहिए।
अब मान लीजिए कि किसी को स्टेज ही नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वो अपने पे कैसे कॉन्फिडेंस कर पाएगा, या कुछ कमी भी रह जाएगा तो वो अपने में कैसे निखार करेगा उन चीजों को पूरा करके। बात समझ रहे हैं? तो मतलब परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चाहिए ही चाहिए। ये समझ में आई बात? अब देखिए दिया हुआ है विकास की अवधारणा, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, जिसकी हम चर्चा किए हैं। क्या किए हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास और समवैधानिक विकास। आपको बोले ना कि मानसिक भाषाई विकास, भाषा जैसे ही सीखेंगे उसके बाद हम इमोशनल विकास क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद क्रियात्मक होगी और उसके बाद सामाजिक विकास होगा। क्या होगा? सामाजिक विकास। ठीक है, यहां मिस हो गया। ठीक है, अब देखिए शारीरिक विकास है आपका, शारीरिक विकास 1 नंबर में है। तो शारीरिक विकास जैसे ही बोलेंगे, शारीरिक विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बच्चे के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की आवश्यकता है? शारीरिक विकास की। देखिए फिजिकली अगर आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो मेंटली भी तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, है कि नहीं है? इसीलिए स्कूल वगैरह में आप देखते होंगे कि बच्चे जैसे ही जाते हैं तो पीटी वगैरह करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? पीटी क्यों करवाते हैं? जिससे कि वो फिजिकली क्या रहे? फिट एंड फाइन रहे। बात समझ में आया कि नहीं? तो और कहा जाता है कि जिन बच्चों का शरीर स्वस्थ रहता है उसके अंदर स्वस्थ मन का भी विकास होता है, एक अच्छा मन का। बात समझ रहे हैं? बोला जाता है ना, आप जितनी अच्छा खाना खाएंगे उतनी अच्छी आपका विचार होंगे। बात समझ रहे? तो उसी हिसाब से जिन बच्चों का फिजिकली पूरा एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, तो वो बच्चे का माइंड भी बहुत शार्प काम करता है। और जो लोग फिजिकली अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं, आप देखते होंगे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी लो रहता है। जो फिट एंड फाइन रहेंगे उनके तुलना में लो रहता है। और वैसे भी आप बीएड और डीएलएड का जब क्लास करते हैं तो उसमें आप एक चीज देखते होंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना होता है ना। तो उसमें भी कौन से स्ट्रक्चर के लोग किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं उन पे भी चर्चा किया गया है ना। तो उसी हिसाब से आप सीडीपी में फिजिकल डेवलपमेंट जो है, शारीरिक विकास जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्कूल के जो मेंटर होते हैं वो बच्चे को उस तरह के फंक्शन करवाते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे वो क्या होता है? शारीरिक रूप से वो मजबूत होता है। और उनके पेरेंट्स का भी रोल होता है। ठीक है, और स्कूल के जो मेंटर लोग होते हैं उनका गाइडिंग चलता है, होता है कि नहीं होता है? उनके संरक्षण में सारा काम किया जाता है। और जब फिर बच्चे घर जाते हैं तो उनके माँ बाप भी खास ख्याल रखते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल जब हो जाता है तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? मानसिक विकास आ जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें HMT होती है, हेड माइंड। मानसिक मतलब क्या है? HMT, हेड माइंड थिंकिंग की बात हो जाएगी, होगी कि नहीं? चिंतन करेंगे, अरे भगवान माथा दिया है 1350 ग्राम, कितना का दिया है? 1350 ग्राम। ये तो सबके पास है कि नहीं? उसका इस्तेमाल लोग कितना कर पाता है, उसमें तर्क है कि नहीं, रीजनिंग है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? आप देखते होंगे कि स्कूल वगैरह में जब मानसिक विकास का चर्चा होता है तो स्कूल वगैरह में इसका डेवलप कराने के लिए जब एग्जाम्स वगैरह जब होती है तो एग्जाम्स वगैरह के बाद जो है सो मतलब उसका इंटरव्यू लिया जाता है। एक वाइवा के रूप में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का वाइवा रखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि बच्चे को अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो बच्चे कितनी बारीकी से उसका आंसर कर पाते हैं, करते हैं कि नहीं? अब मान लीजिए कि वो नर्सरी क्लास में कुछ पूछ दिया, उस टाइम वो शर्मा रहा था, जब वो LKG में जाएगा तो उससे थोड़ा टैलेंटेड बनेगा। क्योंकि होता है क्या है कि जीवन में जब एक समस्या को हम पहली बार फेस करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर वही समस्या आती है तो हम भयभीत नहीं होते हैं, हम डरते नहीं हैं। ऐसा होता है ना? आप 10th पास करने के लिए, बोर्ड एग्जाम देने के लिए कितना डरते हैं, डर रहे थे ना? 12th के लिए फिर डरे। फिर जब ग्रेजुएशन चले गए तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद एग्जाम से डर खत्म हो गया ना? क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से चिंतन करके चीजों को, उस प्रक्रिया को, बहुत सारे पड़ावों को झेल करके आप यहां पे आए। अब एग्जाम से डर नहीं लगती है।
अब उसको इंटरेस्ट मतलब रुचिकर बना करके आप उसमें खो जाते हैं। ऐसा होता है ना। चलिए, आज जब मानसिक हो जाता, मानसिक के बाद क्या होगा? भाषाई होगी। क्या होगी? भाषाई विकास होगी। मानसिक के बाद क्या होगा? भाषाई विकास होगी। और भाषाई विकास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये विकास जो है सो जिस घर में, जिस परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, उसके माहौल तय करता है कि वो बच्चे किस तरह की भाषा वो सीखेंगे। और बच्चे जब जन्म लेते हैं तो भाषा के रूप में सिर्फ और सिर्फ रोना जानता है। क्या जानता है? रोना। क्या जानता है? सिर्फ रोना जानता है, स्टार्टिंग में रोना। चूंकि भाषा को अगर डिफाइन करेंगे तो आप भाषा क्या होता है, भाषा को डिफाइन कर सकते हैं। भाषा को अगर ऐसे समझिएगा, भाषा एक ध्वनि है। भाषा क्या है? एक ध्वनि है, साउंड है। ये साउंड आप इंग्लिश में निकाल सकते हैं, यही चीज को व्हाट आर यू डूइंग, हिंदी में निकालेंगे तुम क्या कर रहे हो, फिर संस्कृत की भाषा यूज कर सकते हैं। मतलब ध्वनि किसी भी लैंग्वेज में आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। और कोई भी घर परिवार है, सोसाइटी है, उसमें किन तरह का लैंग्वेज यूज हो रहा है, तो बच्चे जो उस माहौल में रहेगा बार बार सुनेगा। तो जैसे जन्म लेता है बच्चा तो उसको सिखाते हैं, अरे बोलो पप्पा, तो मुंह एकदम ऐसे करके देखते रहेगा, कान आंख फाड़ के देखते रहता है ना, है। अब फिर 2-4 बार बोलते हैं, बच्चा पूरा सुनेगा। हो सकता है कि पहला दिन आपका रिप्लाई ना करे। सेकेंड डे जब आप जाते हैं तो सेकेंड डे भी आप उनको बोलते हैं कि बोलो, अरे बोलो पप्पा, बोलते हैं 2 बार 3 बार बोलते हैं। अब वो पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एक बार बोल देता है कि पप्पा। आप खुश हो जाते हैं कि वाह, क्या हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, मतलब एक्टिव है बच्चा, ऐसा सोचते हैं ना। और बच्चा भी पूरा खुश हो जाता है कि जो तुमने बोला वो चीज हम अंडरस्टैंड करके हम रिप्लाई कर दिए। बात समझ रहे हैं? तो बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है। और भाषाई विकास यहीं से स्टार्ट होती है। और भाषा जैसे जैसे उसका विकास होना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे उसका इमोशनल चीज, संवेगात्मक भी क्या होता है, संवेगात्मक भी क्या होता है, विकास होने लगता है। ठीक है। और संवेगात्मक का मतलब ये होता है इमोशनल। इमोशनल किसको बोलेंगे? जैसे गुस्सा हो गया, क्या हो गया? गुस्सा हो गया, ईर्ष्या हो गया कि नहीं? उसके बाद और क्या हो गया? जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराना। और बहुत सारी चीज होता है। जैसे आप रोना स्टार्ट कर दिए, गुस्सा कर दिए, हंसना स्टार्ट कर दिए। बात समझ रहे हैं? ये सब क्या है? इमोशनल का पार्ट। क्या है? इमोशनल का पार्ट है। और ये चीज तो आप दूसरे से इंफॉर्मेशन सुन के ही तो माइंड वैसा रीड करेगा कि नहीं करेगा। तो ये संवेगात्मक विकास भी होना स्टार्ट हो जाता है। और स्कूल में कैसे करवाया जाता है इमोशनल विकास? बोलिए। बच्चे को क्या करते हैं? जैसे भावात्मक रूप से कोई एक्टिविटी करवाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करवाएं तो आप पाएंगे कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं। कुछ बच्चे शर्माते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं? शर्माते हैं। इमोशनली जो है सो वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, वो मतलब 10 के बीच में अपने आप को फेस नहीं कर पाता है। बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं वो मेंटली और इमोशनली जो है सो वो थोड़ा पुअर होता है। तो स्कूल का काम होता है, उसका मेंटर का काम होता है कि वैसे बच्चे को पीठ ठोक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का एक प्रयास होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलिए। और एग्जाम्स वगैरह जब होती है तो आप क्लास में भी देखते होंगे कि कोई बच्चा अगर कल तक टॉप कर रहा था, आज अगर वो सेकेंड कर गया तो उसके लिए भाभट पसारता है, रोने लगता है। रोता है कि नहीं रोता है? जब वो रोने लगता है तो बहुत सारे लोग समझाते हैं कि कोई बात नहीं है, ये हाफ ईयरली में तुम ऐसे हुआ, फाइनल में तुम जो है सो फिर से मेहनत करो, तुम आगे निकल जाना। बात समझ रहे? और इससे इसको जो बीट किया है जो विद्यार्थी, फुल कॉन्फिडेंस में रहता है ना। और फिर इसको ये पीछे पछाड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल चीज जो है सो इससे स्ट्रांग होता है। तब बोर्ड आते आते बड़ा होते होते इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। क्या इस बच्चे को बचपन में अगर इन तरह का इमोशनली जो सिचुएशन है फेस करने का अगर समय नहीं दिया जाता, सिचुएशन में खेलना नहीं सिखाते, तो आज इतना बेहतर बच्चा हो पाता? ये नहीं हो पाता। छोटी सी दुख होता और दिन भर रोते रहता,
बात समझ रहे हैं। आज अगर वो हंसते मुस्कुरा रहा है, समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जी रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है सो पीछे धर्रे में बहुत सारे चीजों का अनुभव लेकर के बैठा हुआ। यस या नो। उसके बाद आता है सामाजिक। उसके बाद क्या आता है? सामाजिक आता है। सामाजिक विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, होते कि नहीं? मतलब छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ जॉब वाले लोग होते हैं, जॉब में भी अच्छे जॉब वाले होते हैं, कुछ क्लर्क लेवल पे होते हैं, कुछ प्यून भी होते हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में टीचर भी होते हैं कि नहीं? कुछ +2 के टीचर होते हैं, कुछ लेक्चरर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं, कोई साइंटिस्ट भी हो जाते हैं, कोई IAS IPS भी निकलता। तो समाज में जिस तरह की गतिविधि होती है, तो बच्चा उन चीजों को क्या करता है? अनुभव के माध्यम से वो सीखता है, अनुभव के माध्यम से सीखता है। और उस माहौल में जो भी सिचुएशन चलेगा, जिस तरह की वार्तालाप चलेगी, लैंग्वेज की यूज होगा, बच्चा लैंग्वेज भी सीखेगी। जिस तरह का व्यवहार चलेगा उस समाज में, उस परिवार में, बात समझ रहे हैं, उस व्यवहार को वो क्या करेगा? एडॉप्ट करेगा। जैसे अपने से बड़े कोई गार्जियन है, अगर आपके घर पे आए तो उसको प्रणाम करते हैं कि नहीं? या नमस्ते गुड मॉर्निंग करते हैं। ये कहीं ना कहीं सिखाया जाता है ना कि ये अच्छे बच्चे का संस्कार है। ये बहुत सारे संस्कार के नियम कानून है, उनमें से ये संस्कार टॉप लेवल पे आती है। आप किसी को रिगार्ड करते हैं, बैठने पूछते हैं, ये सब समाज में ही रह करके आप सीखते हैं। क्योंकि मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और समाज में कैसे हंसते मुस्कुराते जीवन में सफलता लेते आप जीवन को जी पाते हैं सफलतापूर्वक, यही तो समाज से सीखना होता है। और समाज का काम ही होता है कि हर एंगल से हम क्या करें? डायरेक्शन है, आगे एक्सीलरेटर जो हैंडल होता है, आगे हम चल रहे हैं तो उसको इस तरह से हम चलें कि बच्चा जो है सो एक सार्थक बन पाए। बात समझ रहे हैं? कोई भी मिस्टेक होगी तो उस मिस्टेक का आपको उतना क्या करना? भरपाई करना होगा। और फिर आप सुदृढ़ होकर के समाज में आगे बढ़ने का प्रक्रिया जारी रखेंगे। और एक दिन चल करके आप भी एक सफल टीचर बन जाएंगे, तो समाज आपका अनुकरण करने लगेगा। क्योंकि आप समाज का अनुकरण किए हैं, आप एक सामाजिक प्राणी हो गए, एक बेहतर इंसान हो गए, तो आपका भी फॉलो क्या करेगा? छोटे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। बात समझ में आया? और सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है। अगर जिन बच्चों में सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, आप देखते होंगे जिन लोगों का शादी ब्याह हो जाता है सवेरे, शादी होकर के किसी अदर स्टेट में वो सेटल हो जाते हैं, किसी बड़े फंक्शन में सारा परिवार अगर घर आते हैं, गांव आते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो अच्छे से अपने सीनियर जूनियर मतलब सीनियर सिटीजन जो भी है, जितने भी रिलेटिव्स है, उनसे अच्छा मतलब सामंजस्य वाली व्यवहार नहीं हो पाती है। तो उस बच्चे को बोला जाता है कि इसको कोई संस्कार ही नहीं, इसको समाज में छोटे बड़े को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसको आता ही नहीं है। इस तरह का लांछन लगाने का काम करता है। तो आपको समझ में आता होगा कि सामाजिक विकास भी बच्चे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? चलिए, ये तो एक डायमेंशन था। किसी भी स्कूल में अगर आप जाते हैं तो एक ये डायमेंशन था कि बच्चे का विकास कितने तरह का होना चाहिए। तो ये 5-6 तरह का विकास तो होना ही होना चाहिए। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पे एक चीज हम चर्चा करेंगे वृद्धि के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे फिर हम बताते हैं। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है, इन दोनों चीज पे हम चर्चा करें। विकास के बारे में तो मैंने बताया, ये सरल से जटिल की ओर और एकीकृत से क्रियात्मक। विशिष्ट। अब देख रहे हैं कि मतलब विकास को समझने के लिए, और हम इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बोले हैं कि ये गर्भावस्था से
जीवन पर्यंत कंटिन्यू चलते रहती है, सतत चलते रहती है। क्या चलते रहती है? सतत चलते रहती है। क्लियर हुआ? ये मतलब क्या हुआ कि विकास जो है, जब गर्भावस्था होती है, प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम से लेकर के जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम कब्र नहीं चले जाते हैं, तब तक विकास से विकास होते रहते और सतत कंटिन्यू रूप से चलते रहते, कभी रुकती नहीं है। ठीक है। और वो विकास जो है सरल से जटिल की ओर होती है, और एकीकृत से क्रियात्मक होती है, और समान से विशिष्ट होती है, और साथ साथ में इसको बोलेंगे विकास जो है सो लचीला होता है। विकास क्या होता है? विकास कैसा होता है? लचीला होता है, समान से विशिष्ट, और एकीकृत से क्रियात्मक, और समान से विशिष्ट होता है कि नहीं होता है, और सरल से जटिल। और विकास कैसा हो? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया। ठीक है, ये तो विकास हो गया। और सोचेंगे वृद्धि क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ। ये वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का मतलब ही हो गया कि कुछ न कुछ में इंक्रीज होना, बढ़ोतरी वाली बात हो गई। हुई कि नहीं होगी? तो आप एक चीज बताइए, बढ़ोतरी अगर होगी तो उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर करेंगे ना कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसको नापेंगे, यूनिट में नापेंगे। तो नाप करके उसमें क्या होगा? जैसे आपका हाइट अगर मेजर करेंगे, या किसी बच्चे का मेजर करेंगे, क्योंकि विकास चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जब पैदा हुआ तो उसको भी मेजर करेंगे ना कि बच्चे का हाइट कितना है, मोटा कितना है, वेट कितना है, मेजर करेंगे, उसका कुछ यूनिट आएगा ना। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, चीजों में तो कुछ न कुछ तब्दीली होगी, चेंजिंग होगा, उसका मेजरमेंट करेंगे ना। मेजरमेंट करके जो आएगा तो उसको यूनिट में लिखेंगे। इसलिए बोलते हैं वृद्धि को मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और विकास क्या होती है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। क्या होती है? गुणात्मक होती है। गुणात्मक का मतलब क्या हो गया? सो समाज में जो हम सामाजिक मूल्य को समझते हैं, नैतिक मूल्य को ग्रेसअप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कॉग्निटिव लेवल पे, उसको क्या कहते हैं? गुणात्मक। क्योंकि मल्टी टाइप का होता है, कोई एक दो चीज से नहीं परिपूर्ण हो जाता, वो 360 डिग्री, हर एंगल से वो विकास होता है। ठीक है। और वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होती है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। और इसको जब मात्रात्मक होती है तो इसको हम देख भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और इसको नहीं देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब विकास को हम नहीं देख सकते। मेरे अंदर कितने तरह का विकास है आप देख सकते हैं? आपके अंदर कितने तरह का विकास हम देख सकते हैं? अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते क्योंकि दिखाई नहीं देती है। लेकिन वृद्धि जो बात है, मेरी कितनी वृद्धि हुई है, हाइट बढ़ा है, इसको आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? साथ साथ में और क्या बोल सकते हैं वृद्धि को? वृद्धि में डायरेक्शन होती है? नहीं होती है। वृद्धि में नो डायरेक्शन। वृद्धि में कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब कोई दिशा नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती। ठीक है। और जब हम विकास की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन होती है। इसमें क्या होती है? इसमें दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है। और ये दो तरह की होती है। विकास कितने कितने तरह की होती है? विकास की दिशा दो तरह से होती है। एक सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और दूसरा में बोलेंगे कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से, दूसरा में क्या बोलेंगे? केंद्र से मतलब ये जब हम विकास पढ़ाते हैं तो विकास का डायरेक्शन हम पढ़ाएं। विकास की दिशा दो होती है, एक सिर से पैर की ओर होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे का विकास कैसे होती है, तो आप बताएंगे कि सर बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की ओर होती है, और दूसरा केंद्र से बाहर की होती है। बच्चे का देखते होंगे कि मेरुरज्जु का हड्डी जो है, बोन जो है, इसका
विकास होता है और इससे फिर बाहर की ओर चारों साइड से विकास होने लगता है। क्लियर है? एक सर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर विकास में दिशा होती है। लेकिन जब वृद्धि की बात किए, वृद्धि की, तो वृद्धि में क्या होती है? विकास, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन विकास में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और हम वृद्धि को देख सकते हैं, विकास को नहीं देख सकते हैं। ठीक है? और ये मात्रात्मक होती है और ये गुणात्मक, दोनों होती है। क्लियर है इतना बात? चलिए अब देखिए, इसमें दिया है कि वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या दिया? बालक का विकास हेरिडिटी में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भाधारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का विकास आरंभ हो जाता है तथा यहीं से बालक की वृद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती है। अब मान लीजिए कि हेरिडिटी, वंशानुक्रम, हेरिडिटी जैसी रहेगी, जिसकी माता पिता जैसे होंगी, बच्चे तो उसी तरह के होंगे। बोलिए, अगर उसके माँ बाप लंबे लंबे है तो ये तो डिनोट हो जाएंगे कि उनके बच्चे भी लंबे लंबे होंगे। अगर माँ बाप छोटे छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे छोटे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब देखिए, यह पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है। बालक के कद, आकृति, वृद्धि, चरित्र आदि भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषता से प्रभावित होती है। बात समझ में आया? यानी कि इसमें बताया कि आप जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम का मतलब क्या? वंशावली। गांव घर में जमीन वगैरह का जो भी करते हैं, कुछ काम करने जाइएगा ऑफिस में, तो उसमें वंशावली बनाना होता है। मतलब आपके पिताजी के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, मेन लैंडर कौन था, अभी उसका पोता के नाम पे आ रहा है, तो वहां तक का आप क्या बनाइए? ट्री बनाइए। क्या बनाइए? ट्री बनाइए। ट्री से समझाइए कि कैसे कैसे आप वंश को आगे बढ़ाए हैं, या आगे से आप यहाँ जो खड़े हैं किस लेवल पे आकर के रुके हैं, कौन से लेवल पे। बात समझ में आया? तो उसके माता पिता में जिन तरह की गुण होगा, कैरेक्टर होगा, बुद्धि होगा, आपको नहीं लगता है कि आपके माँ बाप का, आपके फादर का जिस तरह का बोलने का, व्यवहार करने का, जिस तरह का बुद्धि रहा है, आपके अंदर भी वो स्थानांतरित हुआ है? सेम सेम नहीं होगा, कुछ हट के होगा, लेकिन बहुत सारे विचार क्या होगा? ओवरलैप होगा, मिलता जुलता होगा, है कि नहीं है? जिसके माँ बाप जैसे हैं उनके बच्चे भी उसी बुद्धि के होते हैं, ये फिक्स है। क्लियर है? वो तो आप जीवन में आगे बढ़िएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ लिख करके आपका बुद्धि का विकास हो जाएगा, तो और अच्छे अच्छे चीजों को आप एडॉप्ट करके और बेहतर हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, वातावरण का बात। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शिशुवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोस तथा परिवार से प्रभावित परिणाम स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आप इस चीज को देखेंगे कि वातावरण किसका बात होती है? वातावरण, इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज है कि आप आगे चल करके जब हम पढ़ाएंगे तो एक वुडवर्थ थे। कौन थे? वुडवर्थ। इनका कहना है कि आप जो हैं आप बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होती है, और इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन हेरिडिटी। इन चीजों को आपको दिमाग में क्या करना है? रखना है कि मतलब आप जो भी हैं वो वंशानुक्रम, जो आपके माता पिता है, हेरिडिटी, और जो ये वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसके गुणनफल का परिणाम है। आपके किसके परिणाम के हैं? कौन से परिणाम से आप हो? हेरिडिटी और वातावरण के गुणनफल से आप। ठीक है? और इन दोनों में एनवायरनमेंट जो है सो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर है? अब देखिए, बुद्धि दिया है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले की अपेक्षा अधिक तेज से गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि बालक शीघ्र बोलने एवं चलने लगते हैं। आपको क्या बोले कि जो 2 साल में बच्चे बोलना स्टार्ट कर जाएगा तो वो तो चंखार परख में आ जाएगा कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा। आज जो 3 साल 4 साल तक नहीं बोल पाता है तो तय हो गया कि वो थोड़ा मंद बुद्धि वाले होंगे कि नहीं होंगे। और बुद्धि जो है
बुद्धि जो है ये हेरिडिटी पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? हेरिडिटी पे डिपेंड होता है। क्लियर है ये सब? तो और प्रतिभा वाले साल 11 महीना में, सामान्य बुद्धि वाले 16 महीना में और मंद बुद्धि वाले 24 महीने की आयु में बोलना सीखते हैं। मतलब वो जो पप्पा, दादा, मम्मा, ये सब जो कहने वाली बात है, आप देखेंगे कि इस एज में जो हम पॉइंट बनाए हैं, इस एज के बच्चे इसी तरह का परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, आप कोई नहीं बोलते 2 साल तक बोलना ही नहीं जानता है, 3 साल भी नहीं बोल पाता, तो पड़ोसी आगे बोलेगा बच्चा में कोई फॉल्ट हो, जाके मिलिए अच्छे डॉक्टर से, ऐसा बोला जाता है ना। अब देखिए ये लिंग, अब देखिए कि मतलब ये विकास, चूंकि जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं तो ये बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक बता रहे। हेरिडिटी किस तरह प्रभावित करता है, वातावरण कैसे प्रभावित करता है, लिंग कैसे प्रभावित करता है। इसमें क्या दे, बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव भी पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। इसी प्रकार बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वताओं से पहले आ जाती है। अब देखिए बात यह है कि इस बालक के जो विकास है उनको प्रभावित करने का कारक में एक लिंग भी, जिसको कोई फॉर्म वगैरह जब भरते हैं तो उस फॉर्म में लिखते हैं ना सेक्स, बगल में रहता है लिंग, रहता है कि नहीं? आप मेल है या फीमेल है इसको टिक करना होता है ना, है जेंडर। फिर आगे पढ़ाएंगे कि मतलब लिंग और जेंडर क्या होता है। तो लिंग जो है सो देखिए, ये लिंग जो है सो ये बायोलॉजिकल है। कौन सा टर्म है? लिंग कैसा है? बायोलॉजिकल है। और जो जेंडर की बात करते हैं, जेंडर, ये जेंडर जो है सो सोशल से मिला। किससे मिला है? सोशल से मिला है। लिंग जो है बायोलॉजिकल चीज, ठीक है, और ये जेंडर जो है ये समाज तय करता है। क्लियर हुआ? और ये लिंग कैसे प्रभावित करता है इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लड़का है और एक लड़की है, या किसी घर परिवार में या किसी स्कूल में गर्ल्स है अलग है, बॉयज अलग है। आप देखते होंगे कि बालक जो है बालक में 10 साल की, मान लीजिए कि आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, 10th क्लास में आप भी हैं और आपकी सिस्टर भी है। ऐसा होता है, चचेरी सिस्टर क्यों ना हो, आपकी हो। आप देखेंगे कि आप जितनी मानसिकता और मानसिक रूप से जितना जवाबदेही उत्तरदायित्व इंसान बने हैं, आपसे 3-4 साल ज्यादा सीनियर के रूप से, अनुभवी रूप से आपकी सिस्टर रोल प्ले करती है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि एक बालक का शारीरिक रूप से तो चेंजिंग नहीं होता है। गर्ल्स लोग में 12 साल 13 साल होते होते उसके बॉडी में स्ट्रक्चर वाइज कुछ न कुछ चेंजिंग आने लगता है, ठीक है। तो वो जीवन का जो ढांचा है, जीवन जीने का जो एक तरीका है, उन चीजों के क्षेत्रों में अनुभव थोड़ा बॉयज की रिस्पेक्ट गर्ल्स पहले एक्सेप्ट करने लगती है, जानने लगती है, ठीक है, और उसका जवाबदेही निर्वाह करने के लिए तत्पर रहती है। तो इसलिए लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा समझदार होती है। लेकिन एक समय के बाद, फिर कुछ समय जो बीतती है, उस समय के बाद लड़की वहीं रह जाती है, लड़का उसको बीट करके आगे निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर दोनों की बात करें तो ये लिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। किसमें रोल प्ले करती है? विकास को प्रभावित करने, ठीक है। अगर वो मुद्दा नहीं होता तो खुल के बात होता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके बारे में भी मैंने बताया कि विकास को प्रभावित करने का यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी एक रोल प्ले है। तो इसमें एक चीज सबसे पहले ये आता है कि एक बहुत सारे ग्रंथि होता है। एक मनुष्य में बहुत तरह के डिफरेंट तरह के क्या होता है? ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है। तो उसमें जैसे कि पीयूष ग्रंथि भी होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है। उसी तरह के बच्चे के विकास को प्रभावित कौन से ग्रंथि करता है? तो इसमें जिसमें एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सा है? एड्रिनल ग्रंथि है। देखिए प्रभावित करने वाला एक दिया है एड्रिनल ग्रंथि। क्या दिया? एड्रिनल ग्रंथि। और उससे कौन सा रस निकलता है? थायरोक्सिन रस निकलता है। जिन बालक में ये थायरोक्सिन रस नहीं निकलेगा वो बौना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और आप लोग अगर स्वस्थ चंगे भंगे हैं, इसका मतलब आपके थायरोक्सिन रस क्या है? एड्रिनल ग्रंथि से बहुत अच्छे से स्रावित हुआ है, तब आपका विकास अच्छा हो पाया।
नहीं तो सर्कस वगैरह में जो छोटे छोटे होते हैं उनमें थायरोक्सिन रस निकलता ही नहीं है, जिस वजह से बच्चे का विकास रुक गया है, जिस वजह से बच्चे का विकास रुक गया। तो विकास को प्रभावित करने का एक कारक ये भी हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब देखिए पोषण। पोषण भी बहुत, इसको पढ़ लेते हैं। यह बुद्धि तथा विकास के महत्वपूर्ण घटक है, होता है। बालकों के विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास इससे प्रभावित होगी। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट लोग को कितना कैलोरी की एनर्जी की जरूरत है? 2100 कैलोरी। कितने की? 2100 कैलोरी की एनर्जी होती है कि नहीं, जरूरत होती है कि नहीं। और जो किसान टाइप के होते हैं, लेबर ग्रेड के होते हैं, उनको कितनी की आवश्यकता होती है? 2400 कैलोरी की जरूरत होती है ना। अब मान लीजिए कि बच्चे हैं तो बच्चे का भी होगा। अगर उनको उचित रूप से जितना भी चीज लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो या फैट की बात हो, अगर ये सब चीज उसको नहीं मिलेगा तो उसका शरीर कैसे डेवलप करेगा? उसको प्रोटीन नहीं जाएगा तो मसल्स कैसे बनेगा? बात समझ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेगा तो वो इनर्जेटिक कैसे फील करेगा? बात समझ रहे हैं। फिर ब्लड कैसे बनेगा? और अगर इन सब चीजों की अगर कमी होगी तो उसका शारीरिक रूप से कमजोर होगा, होगा कि नहीं होगा। आज जिन बच्चों को पूरी तरह से मिलेगा वो हटा खटा एकदम मजबूत तंदुरुस्त होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने का ये पोषण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बात समझ रहे हैं। अब वैसे भी देखते हैं बच्चे को पोषने में, पालने में कितना बर्डन होता है कि नहीं होता है। एक समझिए कि एक 2 साल 4 साल 5 साल का तपस्या ही होता है कि बच्चे को पाला जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के विकास को। अगर ये चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे तो ये पोषण का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि इससे विकास पे क्या होता है? प्रभावित होती है, इफेक्ट होता है। अब देखिए वायु एवं प्रकाश की बात हो गया। क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है कि नहीं। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो लिखा हुआ सूर्य से विटामिन डी मिलता है, वो डायरेक्टली विटामिन डी आके घुस जाता है शरीर में? बताइए। सूर्य की प्रकाश जो सुबह सुबह पहली धूप जो निकलती है वो जो आपके शरीर पे पड़ेगी तो आपके बॉडी में कुछ टेम्परेचर होगी। क्या होगी? कुछ टेम्परेचर गेन करेगी। उससे हमारे अंदर जो है बायोलॉजिकल केमिकल कुछ लोचा होती है, जिससे कि विटामिन डी जो है वो क्रिएट होती है हमारे बॉडी में। इसलिए बॉडी का उस टेम्परेचर का बहुत नीड होती है उस समय का। बात समझ रहे। आप कोई भी रेसिपी तैयार कीजिए, उसके लिए कितना हीट चाहिए, कितना क्या चाहिए, उसी हिसाब से ना बनता है जी। बोलिए। और जब उसमें कमी हो जाएगी, अगर उस चीज नहीं मिलेगा तो वो बन नहीं पाएगा, जिससे कि उसका हड्डी कमजोर रह जाएगी। और इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वायु एवं प्रकाश। आप अगर स्वच्छ अगर वायु नहीं लेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा अगर अच्छी मात्रा में नहीं जाएगी तो आपका ब्रेन थक जाएगा। ब्रेन क्या करेगा? थक जाएगा। जब ब्रेन थक जाएगा तो हम कुछ पढ़ाएंगे तो इसमें एंट्री ही नहीं करेगा, साइड हो जाएगा, बोर फील करेंगे। तब बोलते हैं कि टीचर अरे पानी पियो, पानी पिए तो पानी में ऑक्सीजन है कि नहीं है? अरे H2O है तो उसमें ऑक्सीजन गया ना, तब क्या हुआ? उसको ऑक्सीजन मिला, उसको अब ताकत मिलने लगा ब्रेन को, फिर एक्टिवली एकदम पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर गए। इसका मतलब वायु भी इफेक्ट करता है बच्चे के विकास। जब आपको कर सकता है तो बच्चे को तो और भी ज्यादा, है कि नहीं। वायु और सूर्य के प्रकाश ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अधिगम के बारे में चर्चा था। किसके बारे में? अधिगम के बारे में। अधिगम का इंग्लिश क्या होता है? लर्निंग। लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब सीखना। लेकिन आप शिक्षक बनने वाले हैं तो लर्न मीन सीखना नहीं बोलिएगा, अधिगम। मेरा अधिगम हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है। उसमें गेट्स साहब थे। गेट्स का बोलना था कि अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो। आपको बोलेंगे कि आपका अधिगम लर्निंग क्या सीखे, तो अधिगम रियल अधिगम क्या होगा? जब हम अनुभव के द्वारा हमारे बिहेव में परिवर्तन हो जाए, व्यवहार में चेंजिंग आ जाए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि हमारा रियल अधिगम हुआ। नो कि a+b का होल स्क्वायर बता दिए, a² + b² + 2ab बोल दिए, हम तेज हो गए। और रियल लाइफ में जरूरत पड़ गया
ठीक है, कहीं पे जरूरत पड़ गया दे दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab, और उधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस 2ab कर दिए, तब किसका फॉर्मूला आएगा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अधिगम का मतलब ये हुआ कि आप रियल लाइफ में उसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन चेंजिंग वगैरह अप्स डाउन कर सकते हैं, तब जो है सो आपका क्या होगा, रियल अधिगम हुआ। नट की आपको सिखा दिए, रट लिया जाकर के एग्जाम हॉल में, उल्टी कर दिए, तो आपका अधिगम हो गया, वो अधिगम नहीं होगा। आपके रियल लाइफ में कनेक्ट करके आप उसको कितना तटस्थ होकर के वो अपने जीवन में उपयोग करते हैं, और जब उपयोग करेंगे तो स्वतः है कि उसका अनुभव जो है आपको बड़ा शांत करेगा, बहुत सजग करेगा और सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। और जब इतना चीज होगा तो आपके व्यवहार, आपकी मानसिकता में बहुत तरह का चेंजिंग दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तब जो है सो रियल अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दिया। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। और अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है, एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तिगत व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। क्या दिया है? अधिगम क्या दिया है? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता होती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो रियल अधिगम क्या हो जाएगा कि अधिगम अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब अवस्था पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि विकास जब पढ़ाए हैं तो विकास का अवस्था भी होगा। इसमें शेषवावस्था, गर्भावस्था नहीं दिए हैं, यहां पे लिखिए गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब कितना? 9 महीना। कितना? 9 महीने। ठीक है, और शेषवावस्था जन्म से 2 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। ठीक है, देख लिया आप क्या दिए हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 साल, और मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12, और पूर्व किशोर 11 से 15, और किशोरा 15 से 19, और वयस्क 18 प्लस। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? ये बच्चे का विकास की अवस्था दिया हुआ है इस तरह की। अब देखिए रॉस एक साइंटिस्ट था। रॉस क्या था? एक साइंटिस्ट था। इसके हिसाब से अवस्थाएं कौन कौन सी है? शेषवावस्था दिया हुआ है 1 से 5 साल। रॉस के हिसाब से क्या दिया हुआ है? 1 से 5 साल। बाल्यावस्था क्या दिया हुआ है? 5 से 12 साल, और किशोरावस्था 12 से 18 साल, और प्रौढ़ा 18 प्लस। इसमें एक चीज देखे हैं रॉस का, ये पड़ाव दूसरे पड़ाव के इनिशियल में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? और इसमें 12 है यहाँ पे एंडिंग, इसका एंडिंग इसका इनिशियल में आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया क्या? गर्भावस्था तो याद ही रहेगा 9 महीना। जिस दिन प्रेग्नेंट होगी या जिस दिन बच्चे बाहर निकलेंगी वो टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? गर्भावस्था कहलाएगा। लगभग 280 दिन, इसका 270 से 280 दिन उसका टाइम पीरियड होता है। बात समझ में आ रही है? और याद रखिए शेषवावस्था 1 से 5, और यहीं पे सिगमंड फ्राइड, ये सिगमंड फ्राइड का कहना था कि बच्चे 5 वर्ष में ही, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में सारी चीजें सीख जाता, सब कुछ समझने लगता है। ठीक ना? ऐसा कोई चीज नहीं है जो बच्चे में कुछ छूट जाती है। 5 साल में बच्चे ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड करने लगती है। वो आपका भ्रम है कि आपको लगता है कि बच्चे ये चीज नहीं समझ रहा है। बात समझ रहे हैं? वो सारे चीजें वो बहुत अच्छे से ग्रेसअप कर रहा होता है, और जैसे जैसे पूरे जीवन उसको भजा के खाता है। ऐसा सिगमंड फ्राइड जी बोले। ठीक है, कौन बोले हैं? सिगमंड फ्राइड। और रॉस भी बोला है कि शेषवावस्था 1 से 5 साल, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरा 12 से 18, प्रौढ़ा 18 प्लस। मानव विकास की अवस्था प्रमुख विशेषताएं, कुछ प्रमुख अवस्था के विवरण निम्न है। अब देखिए इसमें अवस्था की एक तो बता दिए, टाइम पीरियड बता दिए। अब गर्भावस्था, ये तो टाइम पीरियड बताया ना कि रॉस के हिसाब से जो है सो शेषवावस्था 1 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, और प्रौढ़ा 18 प्लस। किए कि नहीं किए? अब जो है सो बच्चा का जब विकास होगा तो उसका भी स्टेज तो बता दिए टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ कौन कौन चीज का विकास होता है।
तो गर्भावस्था में हम बताए हैं कि जर्मिनल स्टेज मतलब डिंबावस्था, कौन सी अवस्था? डिंबावस्था। और डिंबावस्था पहला स्टेज है, गर्भावस्था का पहला अवस्था है। इसमें क्या दिया हुआ? या कितने कितने सप्ताह रहती है? 2 सप्ताह। कितने रहती है? 2 सप्ताह। जन्म से मतलब प्रेग्नेंट से लेकर के 2 सप्ताह तक ये डिंबावस्था डिंब के समान रहती है। वो खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं उसको, एक पार्टिकल के समान होती है। और इसमें जो दिया हुआ है गर्भाधान से सप्ताह तक रहती है, आकार अंडे के समान, जो माँ के गर्भाशय में जाती है, गर्भानाल के द्वारा माँ के रुधिर प्रवाह से डिंब अपना आहार प्राप्त करता है। वो जो बहुत सारी नली होती है गर्भ में, नलिकाएं, उसमें रुधिर का प्रवाह होता है, उसी में वो पार्टिकल पूरा भ्रमण करते रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे कि मछली पानी में रहती है, अब पानी में बहुत सारा चीज मिलता है, उसको खा करके वो अपना पोषण करता है। उसी तरह से आप देखेंगे ये डिंबा जो है रुधिर में वो तैरते रहता है, उनको जो भी चीज की जरूरत पड़ती है उसी रुधिर से, उस लिक्विड से वो क्या होता है? पोषण उसको मिलते रहता है। ये पहला स्टेज है। और सेकंड होगा डिंब के बाद पिंड बनेगा, एम्ब्रायोइक। देखिए, ठीक है। दूसरा अवस्था क्या है? एम्ब्रायोइक स्टेज है, यानी कि डिंबावस्था, पिंडावस्था। और ये पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से दूसरे महीना तक रहता है। क्या तक रहता है? तीसरे सप्ताह से 2 सप्ताह तो पहला हो गया डिंबावस्था। अब पिंड क्या हो जाता है? तीसरे सप्ताह से 2 महीना तक, दूसरे महीना तक के अंत तक रहती है ना। और इस अवस्था में आप देखेंगे कि उस बच्चे का ये जो पिंड जो बना है उसमें त्वचा यानी स्किन भी आ जाती है। स्किन के साथ साथ उस पे ये बाल भी हो जाती है, और उसमें जो हार्ट वगैरह है वो भी फंक्शन करना स्टार्ट कर जाती है। किस अवस्था में? गर्भावस्था के सेकेंड स्टेज, जो कि पिंडावस्था है। थर्ड वन भ्रूणा होता है। थर्ड वन कौन है? भ्रूणावस्था, फीटल। ये 3 महीने से 9 माह तक रहती है, 3 महीने से 9 माह तक रहती है। और इसके बाद जो है सो वो, अरे जहां अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं वहां पे लिखता है ना कि भ्रूण हत्या कानूनी अपराध। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? मतलब क्या, आप मेल है कि फीमेल है जांच मत करवाइए, नहीं तो आप गर्भ में ही उसकी मौत कर देते हैं, दोनों की क्षति हो सकती है। आपका कोई हक नहीं किसी जीवन को डिस्ट्रॉय करने, किसी भी जीवन को डिस्ट्रॉय करने का हक आपको नहीं है। वो प्राकृतिक चीज है, उसको भी हक है इस पृथ्वी पे अपना जीवन को क्या फ्रूटफुल बनाने का। ठीक है। उसके बाद ये तो गर्भावस्था था। अब देखिए कौन कौन सा अवस्था है? शिशुवावस्था है, बाल्यावस्था है, और किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, और वृद्धावस्था है। चर्चा करेंगे कि शिशुवावस्था पे। शिशुवावस्था का टाइम ड्यूरेशन कितना बताए हैं? 0 से 2 साल। और रॉस के हिसाब से 0 से 5 साल। रॉस के हिसाब से कितना है? 0 यानी जन्म से 5 साल। अब फ्राइड भी बोल दिया है कि 5 साल का बच्चा सारी चीजें समझने स्टार्ट कर देता है। आप भ्रम में ना रहे कि वो ये चीज नहीं समझ रहा है। ठीक ना? ऐसा कौन बोला? सिगमंड फ्राइड बोला। और शिशुवावस्था में जैसे ही जन्म होता है ये पहला चीज सीखता है रोना। पहला क्या सीखता है? रोना। और ये शिशुवावस्था में ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड होता है अपनी पेरेंट्स पे। सारी चीजें किस पे डिपेंड होती है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होती है। अगर भूख लगेगी तो रोएगा, उसको पोटी कर दिया है, उसको अजीब फील हो रहा है, उसके लिए भी रोना स्टार्ट करेगा। उसको गर्मी लगेगी, उसको भी घुमाने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी रोएगा ही। यानी कि वो टोटल चीज अपना एक्टिवली रो करके ही पूरा करवाता है डिमांड को, चाहे जो भी चीज हो। बात समझ में आया? और अपने पेरेंट्स पे पूरी तरह से आश्रित रहता है। क्या रहता है? आश्रित रहता है। और यही 2 साल में बच्चा चलना भी स्टार्ट कर जाता है। यही 2 साल में बच्चा क्या करता है? चलना भी स्टार्ट कर देता है। इससे आपको समझना होगा कि शिशुवावस्था काल जो है बहुत तेजी से विकास होता है, बहुत तेजी से विकास हो। चलना और बोलना ये 2 चीज पूरे जीवन जो है सो लोग को सीखना पड़ता है। और इन चीजों को शिशुवावस्था काल में ही बच्चे सीख लेता है, मतलब इनिशियल स्टेज सीख जाता है। बोलिए यस या नो? चाहे दवाल पकड़ के हो, लुढ़क के हो, जैसे हाथ पकड़ उंगली पकड़ के वो चलना तो सीख ही जाता है। मम्मी पापा दादा ये तो बोलना सीख ही जाता है, सीखता है ना। और इस चीज को और बेहतर कैसे पूरे जीवन मरने से पहले तक सीखते रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट अवस्था आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का कहने का मतलब क्या? 3 से 12, 3 से 12। और रॉस के हिसाब से 5 से 12, रॉस के हिसाब से 5 से 12, ऐसे 3 से 12। अब सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, यही दोनों में से कोनो एक ऑप्शन रहेगा, यही दोनों में से कोनो एक ऑप्शन रहेगा, उसको आपको टिक कर देना।
अब बाल्यावस्था को समझने के लिए इसका साइंस समझिएगा, बाल्यावस्था होता क्या है, क्या सब करता है, इस स्टेज को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बचपन में देखे होंगे कृष्ण भगवान का लीला, बोलिए, टीवी पे आता था सीरियल, देखे हैं? अरे बोलिए, देखे हैं ना? तो उसमें आप देखते होंगे कितने नटखट होते हैं कि नहीं? इसका साइंस यही है कि इस अवस्था में आने के बाद बच्चे हर चीज का सच जानना चाहते हैं। इस उम्र में, बाल्यावस्था में, बच्चा जो है हर अवस्था में, मतलब बाल्यावस्था में हर चीज का साइंस जानना चाहता है, उसका सच जानना चाहता है, क्यों है, काहे है, किस लिए है, कब तक के लिए है, वो सारा इंफॉर्मेशन पूछेगा। आपसे पूछेगा ये बोर्ड है, ये क्या है अंकल जी? आप बोलिएगा बेटा ये बोर्ड है। ई क्या है बोर्ड में? तो बेटा ये स्विच है। पूछेगा क्यों है? अरे अरे बल्ब को जगह लगाने के लिए है, अप डाउन ऑन ऑफ करने के लिए। तो ऑन ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि अंधेरे में जिसकी जरूरत पड़ती है। आप जो हैं थक जाते हैं और गुस्सा जाते हैं, उसको डांट के भगा देते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो उसके अंदर साइंटिस्ट का एक लक्षण दिखने लगता है। क्या है? साइंटिस्ट का लक्षण दिखने लगता है। वो उसके तह तक जाना चाहते हैं। अगर इस टाइम उसका कोई एक अच्छा मेंटर हो जाए, एक अच्छा अभिभावक हो जाए, एक अच्छा टीचर हो जाए, जो उससे फ्रेंड बन करके उसकी हर चीजों को, मतलब उससे बात करे, उन चीजों को समझाए, उनके इच्छा के हिसाब से चले, वो बच्चा आप सोच के देखिए कि किस लेवल पे खड़ा रहेगा। एक कौटिल्य नाम का बच्चा था, उसके दादाजी इतना मेहनत किए कि पूरा वर्ल्ड मैप उसके ब्रेन में सेट कर दिए ना। इसका मतलब कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसको एक अच्छा मेंटर की आवश्यकता है, एक गाइडर की आवश्यकता है, जो थके ना, उसको डांटे ना कि अब क्या है हमसे पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है बाल्यावस्था को बचपन का साइंटिस्ट कहता है। क्या कहा जाता है? छोटा साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए किशोरावस्था है। किशोरावस्था कहने का मतलब हो गया कि 12 से 18 साल। किशोरावस्था का मतलब 12 से 18 वर्ष। ये उम्र जो है सो किशोरावस्था कहलाती है। और इस उम्र में आने के बाद बच्चे सब में एक नए नए ड्रेसअप पहनने का एक टेंडेंसी आ जाएगी। नए नए ड्रेस पहन के चमकना, दिखना, मतलब हम सब अच्छे घर से हैं, बहुत बड़े बाप का बेटा है, मतलब उनको एक शो अप करने का मानसिकता होती है। ऐसा नहीं कि बॉयज में, गर्ल्स में भी वही होती है और बॉयज में भी वही होती है। इतना ही नहीं, सेक्सुअली डिजायर की भी भावना इसी उम्र में आती है। बात समझ रहे? काम उत्सुकता भी बात इसी में आती है। और साथ साथ में देखते होंगे कि मतलब आत्महत्या करने की बात हो, घर से भाग जाने की बात हो। बात समझ रहे हैं? किस उम्र में? किशोरावस्था में। और आंधी तूफान की भी अवस्था बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? आंधी तूफान की भी अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ा को आप सबसे अच्छा से मान के चल सकते हैं, इसका उम्र होती है 21 से 40 वर्ष के बीच। 21 से 40 वर्ष के बीच कौन सा? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था उनका उम्र 21 से 40 वर्ष। इस उम्र के लोग जो है अधिकांश देखते होंगे, क्योंकि ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे जो है जन्म से लेकर के एक किशोरावस्था, चूंकि +2 तक का टीचर बनेंगे और 5 साल से पढ़ना, ये 12 5 17 यानी 18 साल की उम्र हो गया। इस उम्र के बच्चे का मन का एक साइंस जानना जरूरी होता है कि बच्चे के अंदर किन किन तरह का टेंडेंसी होता है। टीचर पहले से रूबरू होंगे तो उसको हैंडल, उसको अपने अंदर संरक्षित करने का एक अच्छा प्रोसेस रहेगा कि नहीं रहेगा? तो प्रौढ़ा अवस्था जो है सो बेस्ट अवस्था होती है। इस अवस्था में लगभग मैक्सिमम शादी करके बाल बच्चेदार आदमी हो जाते हैं, पारिवारिक जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ गए? और इस उम्र में झूठ फूस जल्दी नहीं बोलता है, जितना बोलेगा उतना करके दिखाएगा। बात क्लियर है? और साथ में और अपने जीवन में इतना ज्यादा मेहनत करना चाहता है कि वो बहुत एक सक्सेसफुल सफल व्यक्ति के रूप में दिखना चाहता है, एटलीस्ट अपने बच्चों, अपने परिवार के बीच में। इसलिए इस उम्र के लोग जी भर के तन मन से एकदम काम करते हैं। बात समझ में आया? तो सबसे अच्छा अवस्था कौन सा होगा?
प्रौढ़ावस्था, जिसमें कि बहुत हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उसके बाद वृद्धावस्था हो गया। वृद्धावस्था मतलब क्या? वृद्धावस्था हम कब समझेंगे? जब वृद्धावस्था हम कब समझेंगे? जब दिमागी रूप से, सोच के हिसाब से, बोली के हिसाब से, काम करने के तरीका के हिसाब से डमाडोल की स्थिति हो जाए। डमाडोल की स्थिति हो जाए तो समझ लीजिए आप क्या हो जाए, वो वृद्धावस्था में चले गया। चश्मा हाथे में रख ले रहेगा, बोलेगा मेरा चश्मा कहाँ गया, तो चश्मा को ढूंढेगा, समझ लीजिए कि अब इसमें वृद्धावस्था वाला गिनती आ गया। गमछी रख ले रहेगा कंधा पे, गमछी ढूंढेगा रूम में, 4 वो क्लास सुना देगा घर परिवार में, ठीक ना। अब बोल देगी दादी ए गमछी कंधे पे है, तरीके में थे गमछी यही है। तो इस तरह की जब बात करेगा तो आप समझ लीजिए कि वृद्धावस्था में जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो बच्चा बन जाएगा, धीरे धीरे वो बच्चा बन जाएगा। इस तरह से आपका ये पीपीटी क्लियर। चलिए इतना जितना हम बताएं आप लोग को कैसा लगा, और इसमें तो टाइम काफी हो गई है। कल से इसमें क्या करेंगे, पीपीटी के साथ साथ आपका चैप्टर का क्वेश्चन भी डिस्कशन होगा, और क्लास जो है सो रेगुलर रूप चलेगी, ठीक है। और ये आपका मुसल्लपुर हाट में आपका लक्ष्मी कोल्ड स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बैच चलती है। आप जल्द से जल्द जुड़ें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये क्या करें, शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही, कल नए चैप्टर के साथ आगाज करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।